दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जनरल साइंस का टॉपिक है भौतिकी विज्ञान में शक्ति। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे यह इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। शक्ति क्या होता है? तो आम तौर पे हम लोग शक्ति का परिभाषा दूसरा देते हैं, लेकिन भौतिकी में शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अर्थात वह व्यक्ति कितने समय में काम को कर रहा है उसी को आप शक्ति कहिएगा। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको सीखने के लिए मिला, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। दर का मतलब समय होता है, ठीक है। तो आप शक्ति का जो फॉर्मूला बनाइएगा P बराबर W/T, ठीक है। ये शक्ति का फॉर्मूला बन गया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब कहिएगा सर ये W क्या है? तो W है जो आपका कार्य है। तो दूसरे शब्दों में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब चलिए इसको आगे डिराइव करते हैं, ठीक है। इसका एक तरह से डेरिवेशन लाते हैं। ये क्या चीज है? कार्य बटा समय। तो ये जो कार्य के बारे में हम आपको बताए थे, कार्य बल गुना विस्थापन को कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु में बल लगाते हैं और वो वस्तु विस्थापित हो जाता है, उसे कार्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य के बराबर आप इस तरह से लिख सकते हैं Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। जैसा कि कार्य में बताया गया था कि कार्य का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। ये हो गया ऊपर में कार्य का और नीचे में समय। तो नीचे में आप T रख दीजिए, Fs cos थीटा बटा T। ये भी हो गया आपका पावर का ही फॉर्मूला हो गया, वर्क का ही फॉर्मूला है। आपको सोचना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाता है और कभी कभी उस फॉर्मूला की गहराई में या उस फॉर्मूला के अंदर जाना पड़ता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ भी देखना है। ये भी देखिए, यहाँ पे एंगल का भी प्रभाव होता है। जिस तरह से कार्य में कोण का प्रभाव होता है और वो कोण किसके किसके बीच रहेगा? तो कोण रहेगा बल और विस्थापन के बीच। ठीक उसी प्रकार से शक्ति में भी कोण का प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। और cos 0 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है। cos 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। cos थीटा या cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। और किस समय cos का मान कम रहता है? तो cos 180 डिग्री बराबर, और cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि शक्ति में भी एक एंगल का प्रभाव पड़ता है, और वो एंगल किसके किसके बीच का है? तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। चलिए आगे देखते हैं इस फॉर्मूला को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे S/T, ठीक है। S/T और S/T का आपको याद आया होगा कि S/T, S मतलब होता है विस्थापन और T मतलब समय। विस्थापन बटा समय किसका फॉर्मूला है? तो आपके दिमाग में हंट कर रहा होगा कि रे विस्थापन बटा समय है जो वेग का फॉर्मूला है। तो S/T किसका फॉर्मूला है? वेग का फॉर्मूला है। तो P बराबर F इंटू V भी कर सकते हैं, FV cos थीटा, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अर्थात मान लीजिए कार्य बटा समय से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको सोचना होगा, ठीक है। मान लिया जाए बल दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है और आपसे शक्ति पूछ लिया जा रहा है, तो आराम से आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। और जितने भी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं सर,
मूल फॉर्मूला से ही आ रहा है, W/T से ही आ रहा है। बस W/T कार्य बटा समय को ही कार्य का पहले हम फॉर्मूला लिखे, तो कार्य का जब फॉर्मूला लिखे तो Fs cos थीटा होता है और बटा समय कर दिए। फिर थोड़ा सा और नजर को और गहराई में ले जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे S/T है और S/T है जो वेग का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट लिख दिए बल गुना वेग, है ना, बल गुना वेग, और P बराबर आपका हो गया F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। जैसा कि आप वर्ग में देखते थे बल और विस्थापन का वेक्टर होता था, उसी तरह शक्ति में बल और वेग का एक तरह से क्या है, वेक्टर है। और ये जो राशि हो जाता है शक्ति, वह अदिश राशि है। ठीक है, वो कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। ये सब चीज आप बेसिक चीज जान गए। अब हम लोग को जानना है शक्ति का मात्रक, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शक्ति का SI मात्रक बताएं, और वो भी एक मात्रक नहीं बनता है, तरह तरह के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो हम लोग मुख्य फोकस रखेंगे वो SI मात्रक पे, क्योंकि SI मात्रक को पूरा दुनिया है जो मानता है। तो चलिए हम लोग अब मात्रक के बारे में चलते हैं। तो मात्रक, अब हम लोग शक्ति बराबर आप देखिए वर्ग अपॉन वर्ग बटा T होता है। ठीक है ना, कार्य बटा समय होता है। तो इसी से जो फॉर्मूला बना, SI जो मात्रक बना, SI मात्रक जो बन गया शक्ति का, वो क्या बना, P बराबर वर्ग का कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए जूल, और समय का SI मात्रक सेकंड होता है। तो लीजिए अब आ गया शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड हम यहीं से लाए हैं। शक्ति का मेन है कि कार्य का फॉर्मूला देख लिए और समय का फॉर्मूला देख लिए, और जिस तरह से बैठाया गया था कुछ उसी तरह से बैठाकर हम यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला है जो लिया। चलिए और थोड़ा सा मान लीजिए एग्जाम में जूल प्रति सेकंड नहीं लिखा हुआ है, अन्य ऑप्शन है, तो आप कैसे ढूंढिएगा, तो उसे भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं P बराबर W/T होता है। ठीक है, तो W क्या होता है, तो W होता है बल गुना विस्थापन। एंगल छोड़ दीजिए, एंगल का कोई मात्रक हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो बल गुना विस्थापन, है ना, W वही चीज है, बल गुना विस्थापन, और बटा क्या करना है आपको, समय लिख देना है। ठीक है, चलिए उसी के आधार पे अब बल का फॉर्मूला होता है मास गुना त्वरण, है ना। तो यहाँ पे बल का क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, और विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन है जो मीटर है, तो डायरेक्ट भी विस्थापन लिख दीजिए, विस्थापन बटा समय कर दीजिए, बटा क्या कर देना है, समय को कर देना है। अब यहाँ से भी एक मात्रक आपको निकल कर आ जाएगा, और वो मात्रक क्या है, द्रव्यमान का SI जो मात्रक होता है वो kg होता है, यहाँ पे kg लिख दीजिए। उसी तरह से त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिए। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, इसके लिए यहाँ पे आप मीटर लिखना है और बटा समय कर देना है, तो समय के लिए सेकंड। तो देखिए एक और ऐसा मात्रक आ गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है ना, प्रति सेकंड क्यूब आ गया। तो यदि जूल प्रति सेकंड ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, जूल प्रति सेकंड ऑप्शन में एग्जाम में नहीं है,
तो इस ऑप्शन को खोजना है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह शक्ति का बीमा भी निकाल सकते हैं। चलिए शक्ति का हम लोग बीमा देखते हैं। शक्ति का बीमा डायमेंशन, तो बीमा के लिए क्या है, तो किलोग्राम का मास होता है, किलोग्राम का क्या होता है, मास होता है, और मीटर का लेंथ होता है। तो ये आपका हो गया लेंथ स्क्वायर, और समय का t होता है, तो t के पावर -3, ये आपका बीमा हो गया। शक्ति का बीमा है mL2T-3, ठीक है, एक तरह से बीमा निकल के आ गया। लेकिन जो हम लोग एक वैज्ञानिक के सम्मान में शक्ति का जो मात्रक है वो हम लोग वाट में भी यूज करते हैं, ठीक है। वाट में शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो वाट, तो बहुत सारा चीज हम आपको शक्ति के बारे में बता दिए। वाट खोजिएगा एग्जाम में, ये भी ऐसा ही मात्रक ही है। यदि वाट नहीं आपको मिल रहा है तो आप क्या खोजिएगा, जूल प्रति सेकंड खोजिएगा। यदि जूल प्रति सेकंड भी नहीं मिल रहा है तो किसको खोजना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ठीक है। ये तीनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक है। लेकिन जो वाट होता है बहुत ही छोटी इकाई है। तो प्राय जो मोटर सब में शक्ति जो लिखा हुआ रहता है, या व्यवहारिक जो हम लोग आम तौर पे शक्ति का जो निर्धारण करते हैं वो HP में करते हैं, हॉर्स पावर में करते हैं। तो HP में करते हैं लोग। व्यवहारिक जो मात्रक है, यदि एग्जाम में इस तरह से है कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कौन सा है, तो आपको बताना होगा हॉर्स पावर, और मोटर सब खरीदने जाइएगा तो HP पे आपको देता है, ठीक है ना, कि 1 HP का है या 2 HP का है। अब आप कंफ्यूज आ गए, अरे 1 HP क्या होता है, 2 HP क्या होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है, एक ही चीज है। लेकिन जो वाट था जो क्या था, बहुत ही छोटी इकाई है, जबकि हम लोग व्यवहारिक में HP में काम करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ही हम लोग के लिए सरल होता है। तो 746 वाट होता है, ठीक है। और प्राय कुछ भी लिया जाता है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। चलिए ये सब चीज हम लोग समझ गए। अभी तक आप समझे कि शक्ति का क्या परिभाषा होता है, ठीक है, शक्ति का क्या उसका फिर क्या फॉर्मूला बना, क्योंकि फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल को हल करने में काफी मददगार होगा। उसके बाद हम लोग मात्रक भी देख लिए, बीमा देखे, राशि देखे, ठीक है, इस तरह का चीज हम लोग देख लिए। ये कुछ मूलभूत चीज शक्ति के बारे में था। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पहले लिख देते हैं बोर्ड पे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इससे पहले ऊर्जा के बारे में समझ लीजिए। ऊर्जा का जो परिभाषा होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कुछ नहीं है, जो आप कार्य करने की आपके भीतर जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। और इस ब्रह्मांड में कहा गया है कि जितनी ऊर्जा पहले थी आज भी उतना ही ऊर्जा है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो कहिएगा कि ऊर्जा क्या करता है कि अपना रूप को बदलते रहता है, ठीक है, रूप को अपना बदलते रहेगा, एक ऊर्जा के रूप से दूसरे ऊर्जा के रूप में ले लेता है। जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे आपका ट्यूबलाइट है जो जल रहा है, ठीक है, क्लास है जो ट्यूबलाइट के चलते पूरा के पूरा प्रकाशित हो गया है। तो ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा है जो आ रही है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा आ रही है, और वही विद्युत ऊर्जा है जो
प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। इसी प्रकार से ऊर्जा जितना थी ब्रह्मांड में आज भी उतना ही है। तो होता क्या है, तो होता है इसमें परिवर्तन, अपना रूप को खाली बदलता है और वो भी रूप बदलेगा तो ऊर्जा में ही रहेगा। जैसे ट्यूबलाइट क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह से बहुत सारा यंत्र है, ठीक है। तो चलिए कुछ यंत्र का नाम लिखवा देंगे जिससे आपको ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही बोलता है, ऊर्जा का न तो आप निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा का क्या, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, और न ही क्या किया जा सकता है, और न ही विनाश। बस यह एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक है, बदला जाता है। जैसे आपका हम मोमबत्ती बताए थे, तो मोमबत्ती में क्या होता है, मोमबत्ती है जो रासायन के बने होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो ही रासायनिक ऊर्जा है जो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाता है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि मोमबत्ती जो समाप्त हो रहा है लेकिन साथ साथ प्रकाश भी निकल रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा है जो हमेशा संरक्षित रहेगा। ये नहीं कि ये सब प्रकाशों खत्म हो जाता है तो प्रकाश खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाएगा, ठीक है। ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम आपको एक टेबल लिखवाते हैं, उस टेबल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, रटना नहीं है। जो विज्ञान होता है और खास करके भौतिकी में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए कारगर और सिद्ध एक तरह से मददगार रहता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसको। एक साइड में हम यंत्र लिख रहे हैं और दूसरे साइड में ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है ना, ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, कुछ उदाहरण दे देते हैं। पहला आपका उदाहरण है वाद्य यंत्र, जो बजाने वाला यंत्र रहता है, जैसे ढोलक, हारमोनियम जो भी है। तो पहला आपका उदाहरण हो गया वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र क्या करता है, वाद्य यंत्र में अब कीजिएगा क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा है जो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है ना। तो मान लिया आप सितार को बजाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बल गुना विस्थापन करते हैं, उसमें बल लगाते हैं और तार है जो विस्थापित होती है। देखते होंगे तार इधर से उधर एक तरह से आते जाते रहता है आपके बल लगाने से। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। चलिए आगे देखते हैं लाउड स्पीकर। खास करके शादी ब्याह में आप सुनते होंगे लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर इसमें भी क्या होता है कि लाउड स्पीकर जो आप बजते देखे होंगे उसमें बिजली दिया जाता है ना, विद्युत दिया जाता है और वही विद्युत से उस ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। तो कहिएगा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को लेकर ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत से ध्वनि है ना, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। उसी तरह आप लोग फोन इस्तेमाल करते होंगे और फोन का एक माइक्रोफोन भी दिया जाता है साथ में, म्यूजिक ये सब सुनने के लिए। तो जो माइक्रोफोन रहता है उसमें क्या होता है, तो उसमें है जो विद्युत से ध्वनि ऊर्जा होता है, ठीक है, उसमें है जो
माइक्रोफोन में एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से उसमें ध्वनि ऊर्जा एक तरह, सॉरी आपको, हाँ विद्युत ऊर्जा से उसमें ध्वनि ऊर्जा आ रहा है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में आप देखिए सौर सेल या सौर बैटरी, सेल को ही बैटरी भी कहा जाता है ना, सेल के समूह को बैटरी भी कहा जाता है। तो चलिए उसमें आगे देखते हैं सोलर सेल। अगला है सोलर सेल। जो सोलर सेल में क्या होता है कि आप सोलर सेल देखे होंगे तो सौर ऊर्जा को लेता है ना, सौर ऊर्जा को लेकर ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर सेल में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, अब हमेशा देख रहे हैं कि ऊर्जा का बस स्वरूप परिवर्तन हो रहा है, और ये सब एक प्रकार से मशीन है जो किस तरह से काम है जो भली भांति करता है। उसी तरह से विद्युत सेल, आप जो बैटरी देखते होंगे जो आपके घड़ी ये सब में लगा हुआ रहता है ना, तो विद्युत सेल तो विद्युत सेल में है जो आप देखते होंगे कि जो बैटरी रहता है, जो घड़ी में, टॉर्च में, रिमोट में, उसमें रसायन भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को वह बैटरी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो रसायन से विद्युत, रसायन से विद्युत। चलिए उसी तरह हम लोग ट्यूबलाइट के बारे में जान लेते हैं। ट्यूबलाइट जो होता है उसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत डाल रहे हैं और वो प्रकाश में बदल रहा है। तो ट्यूबलाइट भी विद्युत से प्रकाश। कुछ और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे डायनमो है ना, या विद्युत जनरेटर, ये सब क्या करता है। तो डायनमो आप देखते होंगे कि डायनमो चलता है, तो डायनमो या विद्युत जनरेटर है जो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। खास करके जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पे डायनमो लगा हुआ रहता है, उस डायनमो को घुमाया जाता है। ये जो घूमना होता है एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा है, क्योंकि इसमें बल और विस्थापन लगता है। तो डायनमो, विद्युत जनरेटर, ये सबको लिख लीजिए। टरबाइन, विद्युत जनरेटर, इस समय क्या हो रहा है कि यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, तो यांत्रिक से विद्युत, ठीक है। चलिए उसी तरह से विद्युत मोटर, जिससे आप पानी नहीं भर रहे हैं, उसमें क्या आप देखते हैं कि लाइन का स्विच है जो दबाते हैं, अर्थात उसमें विद्युत देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, और उसी के चलते आपके घर में है जो पानी आता है ना। मान लीजिए कि स्विच ऑन करते हैं तो मोटर है जो चलना शुरू करता है। अब मोटर चलते हुए वो क्या करता है, पानी को खींचता है, उसमें आंतरिक ऊर्जा आने के चलते वो पानी को खींचना शुरू कर लेता है। तो मोटर या विद्युत मोटर, इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, एक टॉपिक और रह गया। अभी तक हम आपको बताए हैं शक्ति क्या होता है, शक्ति का परिभाषा, फिर शक्ति का क्या फॉर्मूला बनता है, उसके बाद एसआई मात्रक, बीमा, राशि, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एक टॉपिक और छोटा सा है और उसका नाम है दक्षता, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के बारे में भी देख लेते हैं, इफिशियंसी क्या होता है।
दक्षता, दक्षता को हम लोग इफिशियंसी भी कहते हैं। तो देखिए दक्षता क्या होता है, तो दुनिया में कोई भी आप मशीन खरीदने जाइएगा उसका 100% इफिशियंसी या दक्षता नहीं रहता है। तो कहीं सर क्या चीज़ है कि 100% इफिशियंसी नहीं रहेगा, अर्थात कहने का मतलब है कि जितना भी मशीन है इस दुनिया का, कितना हो आप उस पर शक्ति दीजिएगा उतना शक्ति वो नहीं देगा, ठीक है। जितना ऊर्जा आप उसमें डालिएगा उतना ऊर्जा आपको नहीं देगा, ठीक है। यही होता है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जो बनाया जाता है, तो इफिशियंसी जो बनाइएगा, दक्षता को जो बनाइएगा, तो ये अनुपात होता है। और अनुपात किसके किसके बीच का होता है, तो आउटपुट और इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट का ये अनुपात होता है। तो दक्षता है जो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई मोटर है वो आउटपुट कितना दे रहा है, ठीक है ना, कोई मोटर आपको आउटपुट कितना दे रहा है और वो इनपुट कितना लिया है ना। मोटर में देखते होंगे कि इनपुट डालते हैं, तो इनपुट में हम लोग बिजली है ना, विद्युत को डालते हैं, वो आपका इनपुट हो गया। और जो उसी मोटर से अब तरह तरह के काम करते हैं, चलिए यहाँ पे अब पानी निकाल रहे हैं, तो पानी निकालना यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो दक्षता कहने का मतलब हो गया कि आउटपुट और इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। और एग्जाम में दक्षता परसेंट भी पूछा जाता है, इफिशियंसी परसेंट, दक्षता प्रतिशत। तो जो दक्षता प्रतिशत होता है वो इसी का अनुपात है और गुना 100, क्योंकि परसेंट आ गया तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो आउटपुट बटा इनपुट गुना 100 कर देते हैं, इससे आपका क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंट हो, जितना वो लेगा उतना वो आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी मोटर का एक एग्जांपल दिए कि जितना वाट वो लेगा उतना वाट वो काम करके नहीं देगा। चलिए एक न्यूमेरिकल कर देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगा समझने में। क्वेश्चन है एक विद्युत यंत्र 1000 वाट की शक्ति लेकर 746 वाट बराबर 1 HP होता है। 746 वाट का काम करता है। उस मशीन की या उस यंत्र की शक्ति बताएं, उस यंत्र की दक्षता बताएं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रयास करते हैं इस मशीन की कितनी इफिशियंसी है। लेकिन इतना पक्का हम आपको बता दिए हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंट रहता है। तो देखिए आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ये बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट, ये आउटपुट कितना दे रहा है, 746 वाट दे रहा है, तो ऊपर लिख दीजिए 746। चलिए इनपुट कितना ये दे रहा है, तो इनपुट आपको दे रहा है, इनपुट कितना इसमें डाला गया था, तो 1000 वाट डाला गया था। कितना वाट डाला गया था, 1000। ये आपका हो गया इनपुट बटा 1000 और गुना किससे करना है, परसेंट करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद ये बचता कितना है, तो 74
74.6 है ना, इसका इफिशियंसी यही हो गया 74.6%। मतलब मशीन है जो 100 रुपया लेकर लगभग 74 रुपया 60 पैसा का काम करेगा, लेकिन काम का तरीका या काम का ढंग अलग है। ये नहीं कि ये सर 100 रुपया लेता है और 74-75 रुपया के काम करता है, उससे अच्छा है 100 रुपया अच्छा है। ये 100 रुपया विद्युत लिया, लेकिन यहाँ पे एक तरह से जो हम लोग शक्ति का कैलकुलेट किए वो पानी के रूप में कैलकुलेट किए, है ना। विद्युत लेकर वो पानी दिया और हर एक चीज का शक्ति है जो होता है, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला ही बना हुआ है कार्य बटा समय। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।